गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कृषि लेसन के 4 भाग में हम आगे कर रहे थे रेशेदार फसलें। इसमें हमने किया रबड़ और कपास की फसलों के बारे में। अब आगे हम प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। जैसा कि पहले बताया गया है, भारत में कृषि हजारों सालों से हो रही है, परंतु प्रौद्योगिकी और संस्थागत परिवर्तन के अभाव में लगातार भूमि संसाधन प्रयोग से कृषि का विकास अवरुद्ध हो जाता है तथा इसकी गति मंद हो जाती है। सिंचाई के साधनों का विकास होने के उपरांत भी देश के बहुत बड़े भाग में कभी भी किसान खेतीबाड़ी के लिए मानसून और भूमि की प्राकृतिक उर्वरता निर्भर हैं। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती की 60% से भी अधिक लोगों को आजीविका प्रदान करने वाली कृषि के गंभीर तकनीकी एवं संस्थागत सुधारों की आवश्यकता है, क्योंकि आज भी 60% के आसपास लोग कृषि कार्यों से जुड़े हुए हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार मुख्य लक्ष्य था। भूमि पर पुश्तैनी अधिकार के कारण यह टुकड़ों में बंटी जा रही थी, जिसकी चकबंदी करना अनिवार्य। चकबंदी यानी ये जो किले बना रखे हैं, किले हैं, आधा किला है, हेक्टेयर है, कनाल हैं, बिघे, ये इनकी बाद में नपाई करके बनाई गई थी। 1960 और 70 के दशक में भारत सरकार ने कई प्रकार के कृषि सुधारों की शुरुआत की। पैकेज टेक्नोलॉजी पर आधारित हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति जैसी कृषि सुधार के लिए कुछ रणनीतियां आरंभ की गई, परंतु इसके कारण विकास कुछ क्षेत्रों तक सीमित रहा। इसलिए 80 और 90 के दशकों में व्यापक भूमि विकास कार्यक्रम शुरू किया गया, जो संस्थागत और तकनीकी सुधारों पर आधारित था। इसके लिए किसानों को कम ब्याज पर ऋण सुविधाएं प्रदान करने के लिए ग्रामीण बैंक सहकारी समितियों की स्थापना की गई, जिससे वो ट्रैक्टर हैं, मशीनें हैं, अन्य चीज़ें बैंकों से लोन लेकर के खरीद सकते हैं। इसमें मशीनें दिखाई गई हैं। कृषि के प्रयोग में होने वाली नवीन तकनीकी उपकरण इसमें दिए गए हैं। इसके अंदर लेसन के अगले भाग में हम देखेंगे एक कार्यक्रम चला था, जिस कॉलम में दिया गया भूदान ग्रामदान। महात्मा गांधी के ने विनोबा भावे, जो उनके शिष्य थे, जिन्होंने उनके सत्याग्रह में सबसे निष्ठावान सत्याग्रही तरह भाग लिया था, को अपना आध्यात्मिक उत्तराधिकारी घोषित किया। उनकी गांधी जी के ग्राम स्वराज्य अवधारणा में भी गहरी आस्था थी। गांधी जी की शहादत के बाद उनके संदेश को लोगों तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे ने लगभग पूरे देश की पदयात्रा की। एक बार जब वे आंध्र प्रदेश के गांव पांचमल्ली में बोल रहे थे, तो कुछ भूमिहीन गरीब ग्रामीणों ने उनसे अपने आर्थिक भरण पोषण के लिए कुछ भूमि मांगी। विनोबा भावे ने उनसे तुरंत कोई वायदा नहीं किया, परंतु उनको आश्वासन दिया कि यदि वे सहकारी खेती करें तो भारत सरकार से बात करके उनके लिए ज़मीन मुहैया करवाएंगे। अचानक श्री रामचंद्र रेड्डी खड़े हुए और उन्होंने कहा 80 भूमिहीन ग्रामीणों को 80 एकड़ भूमि बांटने की पेशकश की। उसे भूदान के नाम से जाना जाता है। बाद में विनोबा भावे ने यात्राएं की और अपना ये विचार पूरे भारत में फैलाया। कुछ जमींदारों ने अपने गांव के मालिक थे, भूमिहीनों पूरा गांव दान देने की पेशकश की। इसे ग्रामदान कहा गया, परंतु कुछ जमींदारों ने तो भूमि सीमा कानून से बचने के लिए अपनी भूमि का हिस्सा दान किया। विनोबा भावे द्वारा शुरू की गई इस भूदान ग्रामदान आंदोलन को रक्तहीन क्रांति भी कहते हैं। यानी सरकार ने क्राइटेरिया बना दिया था कि आप इतनी ज़मीन रख सकते हैं, इसलिए बहुत से ज़मींदारों ने अपनी वो ज़मीन गांव के गरीब जो भूमिहीन लोग थे उनको बांट दी, ताकि इज्जत बनी रहे और उस क्राइटेरिया से बच जाएं। कई ज़मींदारों ने पूरे जो एक के गांव की ज़मीन अकेले उनके पास थी, वो गरीब किसानों में दे दी। तो विनोबा भावे ने पूरे देश में यात्राएं की थी, जिस गांव में जाते वो भूमि दान में लेते थे। यानी किसी ने आधा किला दान दे दिया, किसी ने 1 कनाल दे दी, तो मान लो 10-20 किले इकट्ठे हो गए, तो उसी गांव के भूमिहीन किसानों को उसी समय पंचायत में बुला करके और वो ज़मीन उनको दे देते थे। ये इतना बड़ा आंदोलन, जिसमें कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं, लोगों ने खुद ही
भूमिहीन किसानों को बड़े जमींदारों ने जमीनें दी थी। इसको कहते हैं ग्रामदान, भूदान आंदोलन, और ये एक रक्तविहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। आगे वैश्वीकरण। वैश्वीकरण कोई नई घटना नहीं है। उपनिवेश काल में भी यह स्थिति मौजूद थी, और 19वीं शताब्दी में जब यूरोपीय व्यापारी भारत आए तो उस समय भी भारतीय मसाले विश्व के विभिन्न भागों में निर्यात किए जाते थे, और अंग्रेज और दूसरे देशों के लोग जो हमारे देश में आए थे वो व्यापार मसालों का करने के लिए ही आए थे। ब्रिटिश काल में अंग्रेज व्यापारी भारत के कपास क्षेत्र की ओर आकृष्ट हुए और भारतीय कपास को ब्रिटेन में सूती वस्त्र उद्योग के कच्चे माल के रूप में निर्यात किया। यानी वो हमारे देश से कपास ले जाते थे, इंग्लैंड में जाकर के कपड़ा बनता था और वो कपड़ा आकर के वापस भारत में बिकता था। मैनचेस्टर और लिवरपूल में सूती वस्त्र उद्योग भारत में पैदा होने वाली उत्तम किस्म की कपास की उपलब्धता फली फूली, और आपने 1917 के बिहार में हुए चंपारण आंदोलन के बारे में पढ़ा था, जहां किसानों ने नील की खेती करने से मना कर दिया था, क्योंकि नील के पौधों की जड़ों में से ज़मीन खराब हो रही थी और उसमें फिर किसान और फसल नहीं बो सकते थे। नील ब्रिटेन के सूती वस्त्र उद्योगों के लिए एक कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता था। तो इस लेसन के भाग नंबर 5 में हम आगे पढ़ेंगे। थैंक यू, जय हिंद। रोहित है कर दे बेटा, इन्हें बंद है वो गिर बंद है